हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको एजी पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। भूकंप जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम भूकंप का। भूकंप भूपटल पर आकस्मिक होने वाला कंपन होता है। भूकंप भूपटल पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन तथा समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। भूकंप भूपटल पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन एवं समस्थिति के कारण समायोजन का परिणाम होता है। है ना। समायोजन का परिणाम होता है। भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय भूकंप होता है और एक प्राकृतिक भूकंप होता है। भूकंप जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय भूकंप होता है और एक प्राकृतिक भूकंप होता है। एक होता है मानवीय भूकंप और दूसरा होता है प्राकृतिक भूकंप। याद रखिएगा, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है और वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होना उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। यानी जिस वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। यानी जिस वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी उस क्षेत्र में भूकंप आने का संकेत होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तभी रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, अन्यथा वायुमंडल में इसकी वृद्धि नहीं होती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्थाओं में नहीं पाया जाता। तो आपको रेडान है, जिसका खोज किया था F.E. डॉर्न ने, है ना, जिसका खोज किया था F.E. डॉर्न ने। ठीक, इसके बाद भूकंप भूगर्भ में भूपटल के नीचे जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा भूपटल है और भूपटल के नीचे जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप मूल कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है फोकस। और जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र कहा जाता है, यानी ईपी सेंटर कहा जाता है ना। ईपी सेंटर कहा जाता है। ये हमारा प्लेट है
है ना। इन प्लेटों के खिसकाव के कारण ऐसा विस्तारण के कारण होता है। अब देखिए, इन भूकंप के उत्पत्ति के कारण आपको प्रमुख तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ से प्रमुख तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप के उत्पत्ति के कारण यहाँ से विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है यहाँ से एक विशेष प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा, जिसे कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। और भूकंप मूल से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती में तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूकंप मूल से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग इसे कहा जाता है प्राइमरी वेव। इसे पी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे पी तरंग के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। और यह तरंग ध्वनि तरंग की भांति चलती है। यह ध्वनि तरंग की भांति चलती है। ध्वनि तरंग की भांति चलती है। ध्वनि तरंग की भांति चलती है। साथ ही यह तीनों माध्यम से कहीं भी गुजरने में सक्षम होती है, यानी ठोस, द्रव एवं गैस, यह तीनों माध्यम से कहीं भी गुजरने में सक्षम होती है ना। इसका जो स्पीड है, प्राथमिक तरंग का जो स्पीड है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। इसका जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। याद रखिएगा, तीनों तरंगों में जो सबसे तीव्र स्पीड है वह प्राथमिक तरंग का है। इसके बाद प्राथमिक तरंग को अनुलंब तरंग या संपीड़न तरंग भी कहा जाता है ना। इसे यानी पी तरंग को अनुलंब तरंग या संपीड़न तरंग भी कहा जाता है ना। तो ये हमारा प्राथमिक तरंग है। फिर समझिएगा, इसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है। यह ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है और इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और यह तीनों माध्यम से कहीं भी गुजरने में सक्षम होती है, और इसे अनुलंब तरंग या संपीड़न तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा नंबर है सेकेंडरी, द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग जिसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव। याद रखिएगा, इसे एस तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस तरंग के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रकाश तरंग की भांति चलता है। यह जो तरंग है यह प्रकाश तरंग की भांति चलती है। प्रकाश तरंग की भांति
चलती है और यह केवल ठोस माध्यम में चलती है और द्रव में जाकर के विलुप्त हो जाती है। यह जो तरंग है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है तथा द्रव माध्यम में यह विलुप्त हो जाती है। द्रव माध्यम में यह विलुप्त हो जाती है ना। इसकी जो स्पीड है, द्वितीयक तरंग का जो स्पीड है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। द्वितीयक तरंग का जो स्पीड है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। साथ ही इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है ना। तो ये हमारा तीसरा जो तरंग है वह सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग है। अब आते हैं आपको तीसरा नंबर, धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग इसे कहा जाता है सरफेस वेव। सरफेस वेव इसकी खोज की थी, यानी इस तरंग का जो खोज किया था, इस तरंग का खोज किया था H.D. लॉब ने। H.D. लॉब ने, इसलिए इसे एल तरंग भी कहा जाता है, इसे एल तरंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह तीनों तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग है। यह तीनों तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग है। एल तरंग तीनों तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग है और यह भी किसी भी माध्यम से कहीं भी गुजरने में सक्षम होती है, यानी तीनों माध्यम से गुजरने में सक्षम होती है और इसका जो स्पीड है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसीलिए इस एल तरंग का सबसे कम स्पीड होने के कारण यह सबसे विनाशकारी तरंग है ना। तो ये हमारे भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप के प्रकार और भूकंप के प्रमुख तरंगों के बारे में पढ़े। अब हम जानेंगे भूकंप के प्रकार। 2 वैज्ञानिक थे, एक थे गुटनबर्ग एवं रिटर ने भूकंप मूल के गहराई के आधार पर भूकंप मूल के गहराई के आधार पर 3 प्रकार के भूकंप बताए हैं। 3 प्रकार के भूकंप बताए हैं, है ना। यानी 3 प्रकार के भूकंपों में विभाजित किए हैं, बताए हैं। इनमें पहला है प्राथमिक भूकंप। पहला है प्राथमिक भूकंप जिसकी गहराई है 0 से 50 किलोमीटर। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप जिसकी गहराई है 50 से 250 किलोमीटर।
और तीसरा है गहरे या पतालीय भूकंप। पतालीय भूकंप, इसकी जो गहराई है 250 से 700 किलोमीटर। तो प्रमुख वैज्ञानिक गुटनबर्ग एवं रिटर ने भूकंप मूल के गहराई के आधार पर इन्होंने भूकंप के प्रकार को बताया था कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक भूकंप जिसकी गहराई 0 से 50 किलोमीटर होती है, मध्यवर्ती भूकंप जिसकी गहराई 50 से 250 किलोमीटर होता है, और गहरे या पतालीय भूकंप जिसकी गहराई 250 से 700 किलोमीटर होता है। कंप्लीट। अब आते हैं भूकंपीय तरंगों का मापन। भूकंपीय तरंगों का जो मापन किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है वह सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का जो माप भी किया जाता है वह सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। इसके बाद भूकंपीय तीव्रता का मापन। भूकंपीय तीव्रता का मापन 2 स्केल से किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन 2 स्केल से किया जाता है। पहला है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का खोज किया था अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में, है ना। भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल से, जिसकी खोज की थी अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। और याद रखिएगा, रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता का जो मापन किया जाता है वह 0 से 9 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 9 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। इसका खोज किया था अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। कब? 1935 में। और इस पर 0 से 9 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। दूसरा नंबर है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल की खोज की थी इटली का एक वैज्ञानिक था मार्केली। इन्होंने रिक्टर स्केल का खोज किया था 1931 में। और याद रखिएगा, भूकंपीय तीव्रता इस पर यानी मार्केली स्केल पर 0 से 12 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 9 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है, और मार्केली स्केल पर 0 से 12 अंक तक की भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है ना। तो ये हमारा था भूकंप। अब इसमें जानेंगे भूकंपों का विश्व वितरण, यानी सबसे अधिक भूकंप किस किस क्षेत्र में आते हैं। भूकंपों का विश्व वितरण। भूकंपों का विश्व वितरण 1 नंबर में है परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र है। याद रखिएगा, यहाँ विश्व का लगभग
63% भूकंप आता है। यहाँ विश्व का लगभग 63% भूकंप आता है, यानी विश्व का यह सबसे विस्तृत क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, जहाँ विश्व का लगभग 63% भूकंप आता है। दूसरे नंबर है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना। यहाँ पर विश्व का कुल, यहाँ पर विश्व का कुल 21% यह भूकंपीय क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र है। यानी इस पेटी में विश्व का कुल 21% भूकंपीय क्षेत्र यानी भूकंप आता है। जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है, भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी के अधीन आता है। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वह इसी के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मध्य अटलांटिक पेटी। तीसरा नंबर मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ जो सबसे अधिक भूकंप आता है वह भूमध्य रेखा के आसपास आता है, भूमध्य रेखा के आसपास। इस पेटी के अंतर्गत भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक भूकंप आता है। तो ये हमारा था भूकंप। इसी में और एक है सुनामी, नाम आप लोग सुने होंगे, सुनामी। ये आपका जापानी भाषा शिवनामी से बना है। जो सुनामी है यह जापानी भाषा शिवनामी से बना है, जिसका अर्थ होता है तट पर आती समुद्री लहरें, तट पर आती समुद्री लहरें। जिस तरह भूकंप जो स्थल मंडल पे आता है, उसी तरह जो ये सुनामी है यह समुद्र के नितलों में यानी समुद्र के गहराइयों में ये आते हैं। और समुद्रों में यह भूकंप आने के कारण यह इसके जो जल होते हैं वह स्थलों तक फेंक देते हैं, जो सबसे अधिक हानिकारक होता है। तो ये हमारा था सुनामी और भूकंप। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास के बाद हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।